Good morning student. Today I am going to explain the question answer of lesson 9. Lesson name is force and the laws of motion. In text question answer of this lesson I am going to explain. Question number 1 is which of the following has more inertia? A rubber ball and a stone of same size. आपको पता है जिसका मास ज़्यादा होगा उसी का इनर्शिया ज़्यादा होगा, तो इसमें रबड़ बॉल या स्टोन, तो स्टोन का मास ज़्यादा होगा तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, तो इसका आंसर रहेगा स्टोन ऑफ सेम साइज। बी है अ बाइसाइकिल एंड ए ट्रेन, तो इसमें ट्रेन का मास बाइसाइकिल से ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। थर्ड है 5 रुपी कॉइन और ए 1 रुपी कॉइन, तो 5 रुपी कॉइन का जो मास है 1 रुपी कॉइन से ज़्यादा होता है तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ ए बॉल चेंज। अब इस एग्जाम्पल में दिया है ए फुटबॉल प्लेयर किक ए फुटबॉल टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम हु किक्स द फुटबॉल टुवार्ड्स द गोल। एक फुटबॉल प्लेयर ने पहले अपने दूसरे प्लेयर को अपनी ही टीम के बॉल किक करके दी, फिर उसने गोल की तरफ फेंक दिया। द गोल कीपर ऑफ अपोजिट टीम कलेक्ट द फुटबॉल, उसने फिर उसको पकड़ लिया एंड किक इट टुवार्ड्स द प्लेयर ऑफ हिज होम टीम। आइडेंटिफाई द एजेंट सप्लाई द फोर्स। आपको यहाँ दो काम करने हैं कि वेलोसिटी कितनी बार चेंज हुई बॉल की और किसने फोर्स लगाई। आप इस पिक्चर से समझो, इसको आप पढ़ते हो बाद में लेना अपने आप, पहले इस पिक्चर से देखो। जब टीम ए का जो प्लेयर है उसने फुटबॉल किक किया, उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या थी? 0। स्टार्टिंग में वो 0 थी उसकी वेलोसिटी, तो फर्स्ट वेलोसिटी v1 0, तो ये चेंज होकर क्या हो गई? जब सेकंड के पास उसने फेंके, अपने ही एक प्लेयर के पास फेंकी, तो उसकी वेलोसिटी 0 से u चेंज हो गई। फिर उस सेकंड वाले प्लेयर ने उसे गोल कीपर के पास फेंका तो उसकी वेलोसिटी फिर से दोबारा चेंज हो गई। जब गोल कीपर के पास वो गई तो u वेलोसिटी से गई। स्टार्टिंग में वो 0 वेलोसिटी थी, फिर उसने किक किया अपने प्लेयर के पास, सेकंड वाले प्लेयर ने फिर से उसे किक किया तो वो गोल कीपर के पास चली गई, गोल कीपर ने उसे पकड़ लिया तो उसकी वेलोसिटी फिर से 0 हो गई। अब ये 3 बार चेंज हो चुकी है यहाँ तक आने में। फिर गोल कीपर ने उसे फिर से किक किया अपने फोर्थ प्लेयर के पास, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? v4। इस तरह से उसकी वेलोसिटी 4 बार चेंज हुई। बॉल की वेलोसिटी कितनी बार चेंज हुई? 4 टाइम्स। यहाँ लिखा है 4 टाइम्स, तो आप सीधा लिख सकते हो इसकी वेलोसिटी कितनी बार चेंज हुई? 4 टाइम्स। और फोर्स कहाँ लगी? पहला एजेंट जिसने फोर्स लगाया वो तो टीम ए का फुटबॉल प्लेयर, फिर टीम ए के सेकंड फुटबॉल प्लेयर ने उस पर फोर्स लगाया। थर्ड जो है गोल कीपर था जिसने उस पर फोर्स लगाया ताकि वो टीम बी के दूसरे प्लेयर के पास चली जाए, तो इस तरह से 3 बार उस पर फोर्स लगी। एक्सप्लेन वाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट डिटैच्ड फ्रॉम ए ट्री इफ़ वी विग्रसली शेक इट। जब हम किसी पेड़ की टहनी को बुरी तरह से हिला देते हैं तो उसके कुछ पत्ते नीचे गिर जाते हैं। इसका रीज़न क्या है? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसमें जो वे पत्ते हैं वो कोशिश करेंगे रेस्ट पे रहने के लिए। हमने फोर्स लगाई है उसकी ब्रांच पे, तो ब्रांच तो मूव आगे कर जाएगी, लेकिन जो पत्ते हैं वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेंगे, और जो अच्छी तरह से उसके साथ अटैच नहीं हैं, जिन पे फोर्स नहीं लगी, वो पत्ते क्या होंगे? द लीव्स ऑफ ट्री, वो पत्ते नीचे गिर जाएंगे। तो उसमें से कुछ पत्ते नीचे क्यों गिर गए? क्योंकि जो जिसके साथ फोर्स के साथ कुछ तो टहनी के साथ आगे चले जाएंगे, जो ढंग से उसके साथ अटैच नहीं है, और इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेंगे तो नीचे गिर जाएंगे। डिटैच मीन्स उससे अलग होना, टहनी से अलग होकर नीचे गिर जाएंगे। नेक्स्ट है वाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड एक्शन व्हेन ए मूविंग बस ब्रेक्स टू स्टॉप एंड फॉल बैकवर्ड व्हेन इट एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट। जब हम एक बस में हैं, अचानक अगर ड्राइवर ब्रेक लगा देता है तो हम आगे की तरफ गिर जाते हैं, और कोई बस खड़ी है अचानक चल पड़े तो हम पीछे की ओर तक गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो पहला आंसर है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। जब हम एक बार बस के साथ गति कर रहे हैं तो हमारी पूरी बॉडी मोशन में रहने की कोशिश करती है, लेकिन जब ब्रेक अप्लाई करता है ड्राइवर तो हमारी जो लोअर पार्ट है, हमारे जो पैर है, वो गाड़ी के साथ रेस्ट में आ जाते हैं, लेकिन ऊपर वाला पार्ट है, जो अपर पार्ट है, वो गति में रहने की कोशिश करता है, जिसके कारण हम आगे की तरफ क्या करेंगे? मूव कर जाएंगे और हम आगे की तरफ गिर जाते हैं। सेकंड पार्ट है
अगर गाड़ी चल रही है, अगर शुरू में बस रेस्ट पे है और अचानक चल पड़े तो हम क्या होता है, पीछे की तरफ गिरते हैं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जब बस रेस्ट पे है तो हमारा शरीर भी रेस्ट पे ही रहने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही ड्राइवर ने बस को एक्सेलरेट कर दिया, मूव कर दिया, तो हमारा जो पैर है वो बस के साथ मूव कर जाएंगे, गति में आ जाएंगे। लेकिन अपर पोर्शन फिर क्या करेगा, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगा, वो मूव करना नहीं चाहता। तो अपर पार्ट हमारा क्या करेगा, पीछे की तरफ जाएगा, इसीलिए हम पीछे की तरफ गिर जाते हैं अचानक अगर बस चल पड़ती है तो। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन एक्सप्लेन हाउ ए हॉर्स कैन पुल ए कार्ट। तो हॉर्स कार्ट को कैसे खींचेगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन द एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन। इन ए हॉर्स कार्ट सिस्टम द हॉर्स पुशेज द ग्राउंड। इसमें हॉर्स क्या करेगा, ग्राउंड पे फोर्स लगाएगा विद फुट इन बैकवर्ड एक्शन, पीछे की तरफ धकेलेगा ग्राउंड को, और यह उसका एक्शन है। एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्टेड अर्थ फिर क्या करेगी, हॉर्स पर उतना ही फोर्स लगाएगी लेकिन आगे की दिशा में, जिससे वो कार्ट को लेकर मूव कर जाता है। कार्ट मूव्स विद द फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकम ग्रेटर देन द अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स। अब वो गति आगे क्यों कर गया, क्योंकि जो रोड है जिस पर वो फोर्स लगा रहा है उसका वेट ज़्यादा है, वो एक्सलेट नहीं कर सकती हॉर्स के फोर्स से। लेकिन हॉर्स विद कार्ट उसका फोर्स, उसका मास कम है तो वो एक्सलरेट कर जाता है। वो कार्ट उसके साथ बंधी हुई है, जब वो हॉर्स आगे मूव करेगा साथ में कार्ट भी मूव कर जाती है। कार्ट होता है छकड़ा गाड़ी जो उसके साथ बंधी हुई है। एक्सप्लेन वाई इज इट डिफ़िकल्ट फॉर ए फायरमैन टू होल्ड ए होज पाइप। ये होज पाइप होता है जिसमें से वो पानी, जब कहीं आग लगी होती है तो बड़ा मोटा पाइप लेके आता है जो फायरमैन आग बुझाने वाले, उसे बोलते हैं होज पाइप। तो वो उसको पीछे की उसको पकड़ने के लिए उस पाइप को उसको बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। ऐसा क्यों होता है। विच इजेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट हाई स्पीड। तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ के कारण ही है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। जितना एक्शन होगा उतना ही अपोजिट रिएक्शन होगा। द इजेक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, जिसमें से पानी बाहर आ रहा है जिस पाइप में से, एट हाई वेलोसिटी, तो वो क्या करेगा, आगे की तरफ फोर्स लगाएगा। इट अप्लाई ए फोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, जिसे हम एक्शन बोलेंगे, और उतना ही इट एग्जर्ट सेम फोर्स इन बैकवर्ड एक्शन। जितना आगे की तरफ वो पाइप से जो पानी आ रहा है बाहर, जितना फोर्स वो आगे लगा रहा है उतना ही बैकवर्ड एक्शन में भी फोर्स लगाएगा। दैट इज रिएक्शन। उसे हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन हो रहा है उसका, उस एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। ड्यू टू दिस बैकवर्ड फोर्स, जो पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है उस पानी के कारण जो आगे जा रहा है, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ए फायरमैन टू होल्ड ए होज पाइप। उस पाइप में से जो पानी बाहर निकल रहा है आगे की तरफ जा रहा है हाई वेलोसिटी के साथ, तो वो फोर्स लगा रहा है आगे की तरफ। और न्यूटन थर्ड लॉ क्या था, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो उतना ही फोर्स वो बैकवर्ड एक्शन में लगा रहा है, और इसी कारण उस पाइप को पकड़ने के लिए फायरमैन को दिक्कत आती है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रॉम ए राइफल ऑफ मास 4 kg ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉयल वेलोसिटी। जब वो रिकॉयल पूछे, इट मीन्स उसको राइफल कितनी गति से पीछे आई ये बताना है। मास दे रखा है राइफल का 4 kg और बुलेट का भी मास दे रखा है 50 ग्राम। इसे हम किलोग्राम में चेंज कर लेंगे SI यूनिट के हिसाब से। 50 डिवाइड बाई 1000 0.05 kg आ गया। वेलोसिटी ऑफ बुलेट भी दे रखी है 35 मीटर पर सेकेंड, लेकिन वेलोसिटी ऑफ राइफल नहीं दी, वो हमें निकालनी है। तो आपको इनिशियली दोनों ही रेस्ट पे थे। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। इसमें इनिशियल वेलोसिटी जो है शुरू में u1 और u2, राइफल और बुलेट दोनों ही रेस्ट पे हैं, तो ये जो पोर्शन है इस साइड का 0 हो जाता है। ये 0 क्यों बना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होने के कारण। तो हमारे पास केवल बच गया उसकी फाइनल वेलोसिटी के हिसाब से m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू 0। यहाँ m1 मास ऑफ राइफल है, m2 मास ऑफ बुलेट है, v1 वेलोसिटी ऑफ बुलेट है जो दी हुई है, आपको v2 निकालना है। तो m1v1 इज इक्वल टू माइनस m2v2 आ जाएगा, और इसके हिसाब से हम निकालेंगे तो आपका जो वेलोसिटी आई कितनी आएगी,
अगर हम इसे सोल्व करें, आपको m1 भी दिया हुआ है, फोर, m1 कितना है 4, और u1 m1 के बाद आपको जो v1 है वो नहीं दिया हुआ, तो 4 मल्टीप्लाई v1, वेलोसिटी ऑफ राइफल हमें नहीं पता, इक्वल टू माइनस m2, आपको m2 भी दिया हुआ है 0.050 और v2 भी दिया हुआ है, v2 कितना है आपका 35 मल्टीप्लाई बाय 35, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका v1 आ जाएगा, नीचे आप डिवाइड करोगे 4 से और ऊपर आपका माइनस में 0.05 मल्टीप्लाई बाय 35। जब आप इसको सोल्व कर रहे हैं तो आपका आया 1.75 डिवाइड बाय 4, और ये माइनस में रहेगा। माइनस में क्यों आया है? क्योंकि राइफल अपोजिट दिशा में मूव करेगी, -0.4375 मीटर पर सेकंड से। नेगेटिव साइन मीन्स राइफल मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन, जिस दिशा में आपकी बुलेट जाएगी उससे अपोजिट दिशा में आपकी राइफल मूव करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 ग्राम एंड 200 ग्राम आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन and direction with velocity of 2 meter per second and 1 meter per second. They collide and after the collision the first object moves at a velocity of 1.67 meter per second. Determine the velocity of second. आपको मास 1 दिया है 100 ग्राम, तो उसे किलोग्राम में चेंज कर लिया, 0.1 आ गया। सेकंड ऑब्जेक्ट का भी मास दे रखा है, उसको हमने फिर से डिवाइड बाय 1000 किया तो 0.2 किलोग्राम आ गया। दोनों को हमने किलोग्राम में क्यों निकाला? क्योंकि SI यूनिट किलोग्राम होती है। इनिशियल वेलोसिटी पहले ऑब्जेक्ट की दे रखी है 2, सेकंड की दे रखी है 1, तो आपके पास u1 और u2 भी है। v1 दे रखा है 1.67 और v2 आपने निकालना है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें सीधा ये फॉर्मूला लगेगा m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अच्छी तरह याद कर लो, जिससे आपको ये क्वेश्चन करना बिल्कुल ईजी हो जाएगा। आपके पास जो जो वैल्यू दी है वे सारी वैल्यू जब आप रखोगे तो उसमें केवल आपके पास v2 नहीं मिलेगा आपको, तो v2 निकालने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, m1u1 प्लस m2u2, और इधर जाके ये माइनस में आ जाएगा माइनस m1v1 अपॉन में m2। इसकी सारी वैल्यू आप रखते चले जाना, हर एक वैल्यू हमारे पास है 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1.67, क्योंकि वेलोसिटी दी है पहली वस्तु की और सेकंड की हमने निकालनी है, उसका सेकंड का मास दिया हुआ है 0.2। तो इसको जब आप सोल्व कर रहे हैं तो आपको मिला 0.4 माइनस 0.167 डिवाइड बाई 0.2। 0.4 में से जब आप माइनस करोगे तो डेसिमल के नीचे डेसिमल रख के सोल्व करना। कुछ बच्चे अजीब तरह से सोल्व करते हैं, उसका आंसर ही कुछ और आ जाएगा। जब आप इसे माइनस करोगे तो यहाँ 0 लगा लेना, फिर माइनस करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, आपको 2.33 अपॉन में 2। इस तरह से आपका आंसर क्या आएगा, 2.33 अपॉन में 2 डिवाइड बाय, जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा आंसर में आपके 1.165। ओके स्टूडेंट, इसे माइनस करते टाइम ज़रूर ध्यान रखना आप कि डेसिमल के नीचे डेसिमल रख के तभी माइनस किया जाए। 10 में से 7 गए 3, यहाँ आपका 9 बजेगा, 9 में से 6 गए 3, यहाँ आपका 3 बजेगा, 3 में से 1 गए 2, तो आपका जो ये 2.33 आ रहा है ना, ये इसीलिए आया अपॉन में 0.2। जब आपको सोल्व करोगे तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, आज मैंने आपको इन टेक्स्ट के सारे क्वेश्चन समझा दिए हैं, ये अपनी नोटबुक में आप कर लेना।